मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी चलती होगी। और आप विदित है कि हम आपको रेलवे की तैयारी चालू करवा चुके हैं और आप रेलवे की तैयारी में आपको 3 भर्ती परीक्षाओं एक साथ ले रहे हैं, जिसका नाम आप जानते होंगे। एक NTPC है और एक ग्रुप डी भर्ती है। और वर्तमान में इनका एग्ज़ाम डेट तो अभी नहीं आया है, जल्द 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होगा। और आपको पता है कि RPF जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है, जो 2 मार्च से चालू होगा, 20 मार्च तक चलेगा, इसकी तैयारी भी हम चालू करवा चुके हैं। तो एक तीर से हम 3 शिकार करने वाले हैं जी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो नए होते हैं, उनको जानकारी बताना पड़ता है कि हम किसकी तैयारी करवा रहे हैं, डाटा क्या दे रहे हैं। आपको मैथ्स से भी कवर होगा, रीजनिंग भी और जीके जैसे भी। जैसे ग्रुप डी का आएगा, हम साइंस भी कवर करवाएंगे, टेंशन ना लें आप लोग। और रही बात यहाँ पर विद्यार्थियों, इसकी प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल। तो हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं। आप भी करना चाहते हैं, जुड़िएगा, क्योंकि इन सभी तीनों भर्ती परीक्षाओं का जो विषय वस्तु है बिल्कुल सेम में। मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जैसा आएगा, ग्रुप डी में साइंस आएगा, बस बाकी सबको कंबाइन। ठीक है, देखिएगा। और लेवल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा हल्का यहाँ वहाँ होगा, बाकी ठीक है। चलिए, वैसे हमने मैथ्स का वीडियो बना चुके हैं, रीजनिंग का बना चुके हैं, जीके के बना चुके हैं। देखना चाहते हैं जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट हम बता चुके हैं। चलिए आगे दिखाते हैं प्रश्न। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? अब आपको ध्यान रखना है, इतिहास का प्रश्न है। देखिएगा किस प्रकार किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। इतिहास, संविधान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, कंप्यूटर से, सबके विषय सभी विषयों से प्रश्न आपको जीके जैसे मिलेगा। और आपको पता है RPF कांस्टेबल में आपको 35 प्रश्न मिलने वाले नहीं हैं। कितना प्रश्न मिलेगा? 50 प्रश्न। 35 तो मैथ्स रहेगा मेरे भाई, और 35 रीजनिंग रहेगा, जो 70 हो जाएगा, और 50 120 हो जाएगा। तो 50 प्रश्न आपको जीके जैसे मिलेंगे। ध्यान रखें, इन प्रश्नों को बनाना है तो पिछले साल के प्रश्नों का पैटर्न समझिएगा। चलिए, और न्यू एडिशन के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? याद रखेंगे, समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त हैं। और श्रीगुप्त को तो आप जानते होंगे। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? आपको बात करें तो श्रीगुप्त ही इस वंश के संस्थापक है। और उन्हीं में से एक राजा हुआ करता था समुद्रगुप्त, जो वीणा में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? आपको पता होगा, इकोलॉजी जो होता है साइंस के क्षेत्र में टर्म है, और साइंस का टर्म है, या जिसे हम शब्दावली कह सकते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का गढ़ाया किसने, इसको बनाया है, इसने पहली बार किसने प्रयोग किया? तो याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं 22, 23, 24, 25 में, 25 से शुरुआत है, तो 21 से लगा कि हम 24 तक जितने एग्जाम हो चुके हैं, सभी एग्जामों के हम PYQ प्रश्न लेके आपको हल करवाएंगे। PYQ रेलवे का, यह ध्यान रखें। ठीक है, RRB जो एग्ज़ाम लिया है 21 से 24 तक, क्योंकि उसके पिछला एग्ज़ाम आपको पता 19 में हुआ था कांस्टेबल का, तो 19 का काम कर नहीं आएगा। बार बार कहना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आप लोग कहोगे सर 19 का पेपर क्यों नहीं पढ़ा रहे, इसलिए बताना पड़ता है, क्योंकि न्यू एडिशन से न्यू पैटर्न फॉलो करके एग्जाम पे प्रश्न आ रहे हैं। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब देखिएगा, अस्पताल तो आप जानते होंगे, अस्पताल से जो कचरा निकलता है, जैविक कचरे की बात हुई। जैविक मीन्स होता है फल फूल सब्जियाँ या जीव जंतु से प्राप्त जो कचरा होता है उसे हम जैविक कचरा कहते हैं। इसके निपटान का अच्छा तरीका क्या हो रहा है? भस्मीकरण करना, भस्म करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए एक मुख्य खतरा बनी है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, असम। ध्यान रखेंगे, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध। ध्यान रखेंगे। और यह गुजरता है एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम NH नेशनल हाईवे कहते हैं, उसका नाम NH37 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 37। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बीच से गुजरता है। तो होता क्या है कि वहाँ कुछ जानवर आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जीवों के लिए क्या खतरा बना हुआ है। ये प्रश्न देखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। हम प्रश्नों को लेवल समझना, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? देखिएगा, तो आगा था बांग्लादेश और भारत का जब मैच चल रहा था, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, जिसे हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उन्होंने 100वां शतक जब लगाए थे, तो उस समय किसके विपक्ष में खेल रहे थे? बांग्लादेश। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा। और ऐसे प्रश्न आपको छपेंगे। हम 2025 भर्ती की तैयारी करवा रहे, ये बात ना भूलें आप। चलिए, और बिल्कुल सही डाटा आपको देकर पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए,
मैथ्स भी सही मिलेगा, रीजनिंग में जीके जैसे जो न्यू अपडेट एडिशन के प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो आपको पता होनी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न अनेक भर्ती परीक्षा पूछ चुका है, पूछता भी है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, समझे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और हम आपको हर वीडियो में टॉप 20% जीके जीएस कवर करवाएंगे, तो लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आपकी भविष्य बदल सकते हैं, ये बात ना भूलें आप, समझे। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? आप देखिएगा, कौन सा वायु मौजूद निम्नलिखित कौन सा तत्व, ये तत्व नहीं होनी चाहिए यहाँ, तो आपको कह सकते हैं गैस कह सकता था, है कि नहीं, या रासायनिक पदार्थ, ठीक है कोई बात नहीं। तत्व जो चांदी की वस्तुओं को काला कर दिया, जैसे आप पता है कि महिला वर्ग होती हैं जो सौंदर्यकरण में क्या आभूषण पहनते हैं, तो आभूषण चांदी का बना होता है, जेवरात, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। वो काला पड़ने के कारण क्या, गंधक, जिसे हम सल्फर कहते हैं, एस, ठीक है। सल्फर का जो संकेत है वो एस होता है, और सल्फर ही क्या करता है, वायु के साथ मिलकर उस चांदी को काला कर देता, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन है। और अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं सभी प्रश्नों का ऑप्शनों के साथ, तो भी कमेंट करें। कभी विद्यार्थी कहते हैं कि सर सिर्फ प्रश्न दिखाइएगा, आंसर बताइएगा, इसलिए हम आपको वो कवर करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो चाहिए प्रश्नों के साथ पूरा व्याख्या सहित, तो बोलिएगा, ऑप्शन सहित हम पूरी व्याख्या से समझा के आपको उस प्रश्न की पूरी निचोड़ समझा देंगे, जिससे उससे संबंधित जो प्रश्न अगली बार तो आप बना डालो, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आज रखेंगे? पेरिस में, और पेरिस फ्रांस का एक शहर है, या उसका क्या है जी, राजधानी, समझे। चलिए अगला प्रश्न हमें देखिएगा क्या कहता है, FAO के SOFIA 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश? इस प्रकार से आप समझिएगा, हमें कृषि के क्षेत्र में जानकारी पढ़ना पड़ेगा, कौन अग्रणी स्थान पर है और सबसे किस चीज़ की उस क्षेत्र में उत्पादन होती है, गेहूँ, धान, चावल, गन्ना, कपास, या मछली उत्पादन, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका पहला चीन राइट हो जाएगा। चीन एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है। तंबाकू की बात करें, तंबाकू में भी चीन पहला आता है कि नहीं। इस प्रकार से आपको जानकारी पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नासा ध्यान रखें अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आप कहोगे नासा ध्यान रखें। जैसे भारत का क्या है, इसरो, आप पता, इसरो आपको जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी भारत का, उसी प्रकार नासा संयुक्त राज्य अमेरिका USA का एक क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जो क्या कहता है, पृथ्वी की भू सतह का कितना हिस्सा वनांछित है, मतलब कितना हिस्सा में वन है, ये बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 30%, समझे। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी कहता है कि 30% भूमि पर क्या है, वन ही वन है, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी हिंदी में कहते हैं, के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें, दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न एक बार नहीं पूछा मेरे विद्यार्थियों, जरूर नहीं कि रेलवे में, तो रेलवे में ही आएगा। SSC, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश की सब परीक्षाओं में भी आपको काम देने वाला, समझे। और हम आपको बता चुके हैं कि एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं। और जो GK GS से आपको, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो याद रखें, दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का वयोवृद्ध पुरुष, समझे। इस प्रकार से अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? याद रखेंगे 1876 में। और हम होमवर्क देते हैं आपको, किसने किया, भाई अभी पूछा है कब किया गया, तो 1876 हो गया। अगर पूछ लेगा किसने किया, कोई व्यक्ति तो होगा आविष्कारक, तो उसका नाम आपको बताना है, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? इसका कहने का मतलब है कि आपको पता होगा, प्रारंभिक शिक्षा मतलब होता है 1 से लगा के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को हम प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रखते हैं। तो इन बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन, जानते हो, जिसे हम क्या होते हैं, राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं मिड डे मील, मतलब मध्याह्न भोजन, जो दोपहर में मिलता है ना आपको 2 बजे, अब तो 8वीं तक मिलने लगा, है कि नहीं।
इस प्रकार से जो पहली से लगा के 5वीं तक बच्चों को दिया जाता था, इसकी शुरुआत अगर बात करें तो आप क्या बोल रहे हैं 1995। अब इसका नाम हो गया विद्यार्थियों PM पोषण स्कीम, ध्यान रखेंगे इसका नाम हो गया PM पोषण स्कीम। अब इसका नाम चेंज हो गया। इसमें भोजन दिया जाता बच्चों को दोपहर में खाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के एक मेन्यू में खाली स्थान की लिस्ट होती है। इसके पहले भी हमने शिफ्ट में कवर करवाया है, कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। अभी फिर देख रहे हैं आप लोग, इसके पहले पार्ट में कवर करवाए तो वहाँ प्रश्न मिला, तो शायद 2 या 3 टॉपिक हो चुके हैं GK GS के। कंप्यूटर के एक मेन्यू में कमांड्स की एक लिस्ट हो, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? याद रखेंगे सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, याद रखें। बहुत शानदार प्रश्न पहले एग्जाम पूछ चुका है, याद रखें। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम पाकिस्तान का जन्मदाता या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो सीधी कार्यवाही दिवस, कई बार अंग्रेजी में बोल देता है। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अक्षांश का एक अंश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर, ध्यान रखें। तो देख पा रहे जो रेखाएं देख रहे हो आप, खड़ी रेखाएं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं, लेकिन हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। अक्षांश कैसे होती हैं? इन दोनों अक्षांश के बीच जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर होता है, एक अक्षांश के बाद इन दोनों के बीच, ठीक है। और ये आपका भूगोल का प्रश्न याद रखिएगा, ग्लोब तो आप देखे होंगे ना, वहाँ लिखिए। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन था? याद रखें। और हम आपको फिर से बता देते हैं कि नीति आयोग एक योजना आयोग के स्थान पे बना, ध्यान रखें। योजना आयोग जो आपको हमने GD कांस्टेबल इतने सारे प्रश्न आ रहा था बार बार, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष पदेन कौन होंगे? PM। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष की बात आती तो उपाध्यक्ष कौन बनाएगा? PM ही बनाते, डॉक्टर सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी, याद रखें। जो वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष, इसकी नीति आयोग है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बात कर रहा है 2020 तक की बात कर रहा था, तो वहाँ कौन थे? राजीव कुमार आपके क्या थे भाई? उपाध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ठीक है, वाइस चेयरमैन किसका? इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे अगले बार तो बननी चाहिए, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये प्रश्न आपको बोल रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं, दिवस के प्रश्न भी आ रहा है। इसके पहले हमें 5 जून का प्रश्न पूछ चुका है, जिसको आपने क्या बोले थे? विश्व पर्यावरण दिवस। उसी प्रकार आप देख पा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात करें जो 16 मई होता है, तो आप समझ जाइएगा दिवस भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना, समझे। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, परमाणु ऊर्जा अधिनियम की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर नाभिकीय शक्ति उत्पादन के लिए निजी नियंत्रण के लिए प्रतिबंध करता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध कर। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों टॉप 20 प्रश्नों का संग्रह दिखाया है। अगर आप इनका व्याख्या सहित वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, जिससे हम आपके लिए जानकारी इकट्ठा करके आप कुछ पढ़ा सकें। अगर आप नहीं चाहते तो आप ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, बस 1 लाइन आपको प्रश्न मिलेगा, उसमें सीधा आंसर बताएंगे और आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और हम आपको बिल्कुल मैथ भी सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग सही चल रहा है, GK जैसे तरीका चल रहा है। तो आप तीनों पोर्शन ईमानदारी से पढ़िएगा, विश्वास के साथ पढ़ें। अगर आपका 80-90% आपको फायदा नहीं मिलता है तो आप बोलिएगा। और जो PYQ प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं बाहर से नहीं है, जो एग्जाम में आ चुके हैं वही पढ़ा रहा है। और न्यू एडिशन आप जान रहे हो, न्यू अपडेट्स के अनुसार जो प्रश्न पत्र आपको आ रहे हैं, आपको पता होगा कि ALP और JE का एग्ज़ाम हुआ है, तकनीशियन का हो चुका है, और आप देखे होंगे RPF है, SI का एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं को आधार लेकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर देख रहे हैं आप, GK GS का प्रश्न पत्र है, आप लोगों को सही तरीके से मिलता रहेगा। और रही बात यहाँ पर कि जो प्रश्न आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे भाई? यहाँ पर आपको 50 GK के मिलेगा, फिर बार बार बोलना पड़ता है। और 35 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे किसके मिलेंगे आपको? जी रीजनिंग का रहेगा, और 35 आपके मैथ्स रहने वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको पास वक्त बहुत कम बचा है, आपको पता ही होगा ना। और जितने भी हम पढ़ा चुके हैं वीडियो, उन पे आप फोकस करें। और जो डाटा हम नहीं दे पा रहे हैं माना जाए, तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को माध्यम समझना है कि किस टॉपिक कितने प्रश्न आ रहे हैं, उस पर पढ़िएगा। और यहाँ पर जितने भी मैथ्स का हो चुका है, रीजनिंग का हो चुका है, जिसका है कि नहीं, और किस टॉपिक कितने प्रश्न आ रहे हैं, मैथ्स में कौन टॉपिक कवर हो रहा है, LCM HCF साझेदारी मिश्रण एज संख्या पत्ती है कि नहीं, और समय कार जो भी हो रहा है। और रीजनिंग के बाद जो टॉपिक हो रहा है आपको ध्यान रखें, 2019 में एग्जाम हुआ था उसका कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा रखें। तो आपको 2020
19 का एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं फॉलो करना है आपको। 21, 22, 23 एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ एसआई का, एएलपी का और टेक्नीशियन जेई का, उन्हें फॉलो कीजिएगा। और हम आपको फिर बता दें, ईमानदारी से पढ़ें। आपको पता ही होगा कि 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम चालू हो गया है, जो चलेगा 20 मार्च तक। तो इन डेट में आपको एग्ज़ाम देना है और ध्यान रखें, बेहतर तैयारी कीजिएगा। वक्त आपके बहुत कम बचा है। पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। और इस प्रकार से और प्रश्न भी दिखा सकते हैं आपको, है कि नहीं, लेकिन आपको प्रयास करना पढ़ने का। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें लिखा है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई। तो आप रखना है यहाँ आपको होनी चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपकी क्या है, प्रसिद्ध कवित्री है। और सुभद्रा कुमारी चौहान को आप जानते होंगे, जो आपकी कहाँ की रहने वाली है, झांसी की नहीं है। आपको कमेंट बताना कहाँ की रहने वाली है। और जो प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है, खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की। ये प्रश्न पूछा तो आप क्या बोले, सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन जो रचना है, किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस पर आधारित रचना है, तो आपको याद रखना चाहिए, झांसी की रानी कौन थी, आपकी लक्ष्मीबाई, है कि नहीं। लक्ष्मीबाई की जो क्या है, जीवन कहानी है, या जो जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है देश की आज़ादी के लिए, उस पर क्या है, आधारित क्या है, आपकी कविता है, जिसके लेखक कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, किस राज्य की है, किस शहर की रहने वाली है। अच्छा ठीक है जी, आपका लास्ट प्रश्न हो। इस प्रकार से हमने आपको टॉप 20 प्रश्न दिखाए, देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो इस प्रकार से वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपके लिए सही सटीक जानकारी बताए थे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।